अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हमारा पॉलिटिकल साइंस का पॉलिटिकल सिस्टम में आज लेक्चर नंबर 6 है। तो चलिए जी डिस्कस करते हैं। प्रीवियस में हमने चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन को, चाइना के पॉलिटिकल सिस्टम को डिस्कस किया था। आज बारी है मलेशिया की। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मलेशिया के मैप को देखें, थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं मलेशिया का। मलेशिया बेसिकली है क्या? तो सबसे पहले देखें, मलेशिया जो है वो 2 रीजन्स में डिवाइडेड है। एक ईस्ट मलेशिया और दूसरा है वेस्ट मलेशिया। ठीक है, ईस्ट एंड वेस्ट। दरमियान से जो पट्टी गुजर रही है वो साउथ चाइना सी है, यानी कि इसे साउथ चाइना सी लगता है। इसमें कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कौन से मामला थे, वो हम जो हमारी सीरीज़ चल रही है वर्ल्ड मैप्स की, तो उसमें डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह कल का हमारा टॉपिक ही साउथ चाइना सी होगा, तो उसमें मलेशिया का जिक्र भी है, क्योंकि इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं साउथ चाइना सी को लेके। तो चलिए हम अपने टॉपिक के अकॉर्डिंगली बात करते हैं। ईस्ट मलेशिया एंड वेस्ट मलेशिया बेसिकली एक कंट्री एक ही, बट इसको 2 रीजन्स में डिवाइड कर दिया है। बात अगर हम करें कैपिटल की, तो कोलालमपुर इसका कैपिटल है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें सबा, सवारक और सिंगापुर, ये 3 ऐसे रीजन्स हैं एज अ कंट्री जो इसके साथ अनेक्स हुए थे। सबा और सवारक तो अभी तक किसी के साथ हैं, बट सिंगापुर जो है इसको पहले अनेक्स किया था 1819 के अंदर, बट इसको इससे डिपार्ट कर दिया गया, या इसने इंडिपेंडेंस अपनी हासिल की 1965 में। तो ये हमारा था साउथ चाइना सी, और इसके साथ में हमारा मलेशिया लगता हुआ मलेशिया। तो चलिए इसके पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले देखें, जैसे हमने पहले बात की थी, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियरली मेंशन कर दूँ। मलेशिया में मोनार्की सिस्टम है, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम ही नहीं, पार्लियामेंट्री सिस्टम भी नहीं है, वहाँ पे मोनार्की है, यानी डेमोक्रेटिक मोनार्की है। जो मोनार्क्स हैं उनको भी सेलेक्ट किया जाता है। तो वहाँ पे पावर की डिवीजन किस तरह से होती है? फर्स्ट वहाँ पे आते हैं सुल्तान, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के बाद कैबिनेट, और कैबिनेट के बाद नेशनल असम्बली। तो इस तरह से ये रैंकिंग चलती है। सबसे पहले देखें इसके 2 रीजन से, जैसे हमने मैप में देखा ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, 2 रीजन्स हैं इसके। और उसके बाद ये फेडरेशन है 13 स्टेट्स की, इसमें छोटी छोटी स्टेट्स के साथ मिली हुई हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अंदर बहुत सारी कौमें आबाद हैं, तो इसको रेशिज़म का भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर मल्टी रेशिज़म्स हैं। तो इसमें इंडियंस भी हैं, चाइनीज़, मलेशियंस, ये तमाम लोग इसमें शामिल हैं। तो पहले कोलालमपुर, लुबान और पतरा राजिया, ये इसमें क्लियरली मेंशन थे, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है, इसको डिवाइड कर दिया जाता है इनटू स्मॉल किंगडम्स में। फिर होता क्या है, अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इसकी कोई पुरानी हिस्ट्री मौजूद नहीं। जिस तरह चाइना की हिस्ट्री हमारे पास मौजूद थी, सदियों पुरानी हिस्ट्री, इस तरह की मलेशिया की कोई पुरानी हिस्ट्री नहीं है। और फिर अगर हम देखें तो यहाँ पे 1511 के अंदर पुर्तगीज़ी आते हैं मलेशिया के अंदर और इसको कैप्चर कर लेते हैं। फिर बाद में होता क्या है, 1641 में डचीज आते हैं, और जो कि पुर्तगीज़ को यहाँ से भगा देते हैं, तो इनका भी यहाँ से ख़ात्मा हो जाता है। और फिर आती है 1786 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, जो कि यहाँ पे काबिज़ हो जाती है। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आके क्या बनाती है, यहाँ पे एक कंट्री या स्टेट बनाती है जिसको सिंगापुर कहते हैं 1819 के अंदर, जो कि कोलालमपुर के बिल्कुल नीचे हमने मैप में देखा था मौजूद था सिंगापुर। उसके बाद सिंगापुर को उसके साथ सेपरेट कर दिया जाता है। ज़ाहिर इंडिपेंडेंट कंट्री, हर कंट्री का ख्वाब होता है कि वो इंडिपेंडेंट हो। तो 1965 में वो इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाती है सिंगापुर। फिर होता क्या है, जो मलेशिया अपनी आज़ादी से पहले क्या कहलाया जाता था, मलाया उसको बोलते थे, मलाया बोलते थे। और जो मलाया है एक फेडरल स्टेट है, तो ये फेडरेशन है मलाया, जो कि 1948 में प्रॉपरली बनती है। नेक्स्ट अगर हम देखें, इसकी इंडिपेंडेंस होती है 1957। उसके बाद अगर हम देखें 1957 से लेकर 1963 ये मलाया से मलेशिया बन जाता है। ठीक है, उसके बाद इन सबको मर्ज कर दिया जाता है, जिस तरह सिंगापुर है, सबा है, सरवार्क है, ये हमने मैप पे भी देखा है, इनको मर्ज कर दिया जाता है और फॉर्म कर देते हैं मलेशिया को। फिर इसकी अगर हम बात करें, मैंने पहले भी आपको बताया था, ये मोनार्की है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन होती है, जिस तरह से प्रेसिडेंट की सिलेक्शन करते हैं, इसी तरह मोनार्क जो होते हैं, सुल्तान जो होता है यहाँ पे, उसको सिलेक्ट किया जाता है। आगे अगर हम इसकी बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है 31 अगस्त 1957 में बनाया जाता है। ये रिटन फॉर्म में है। 181 इसके आर्टिकल हैं और 13 स्केचुअल्स हैं इसके अंदर।
हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यानी कि यहाँ पे जो सुल्तान आता है, प्रेसिडेंट आता है, प्रेसिडेंट को सुल्तान बोलते हैं। सुल्तान जो है वो बेसिकली 9 सुल्तान्स होते हैं जो कि नॉमिनीज़ होती हैं, उनमें से एक को सेलेक्ट किया जाता है इलेक्शंस के थ्रू। तो ये फेडरल है 30 स्टेट का, और 3 फेडरल इसके अंदर मौजूद हैं। फिर अगर हम देखें इसकी जो पार्लियामेंट है वो बाई कैमरल है। बाई कैमरल इसमें 2 हाउसेज हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस को बोलते हैं दीवाने नगारा, और जो कि इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आता है। अगर लोअर हाउस की बात करें तो दीवाने रुकियात इसका लोअर हाउस है, और ये डायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है, यानी कि जो मलेशिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी मेकिंग में जो हाई रैंक्ड पीपल होते हैं वो इनडायरेक्ट अपॉइंट होते हैं, और जो लो रैंक्ड होते हैं वो डायरेक्ट अपॉइंट किए जाते हैं या डायरेक्ट इलेक्ट किए जाते हैं। लोग उन्हें डायरेक्टली सिलेक्ट करते हैं। फिर ये डेमोक्रेटिक है पार्लियामेंट इसकी की हम बात करें तो। फिर इंडिपेंडेंट इसकी जुडिशरी है। कॉन्स्टिट्यूशन के हम फीचर्स की बात कर रहे हैं, इसमें ह्यूमन राइट्स को क्लियरली मेंशन किया गया है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की हम बात करें तो जिस तरह चाइना के अंदर एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी जो कि डोमिनेंट थी, इस तरह इसमें नहीं, इसमें मल्टीपल पार्टीज़ है, जिस तरह पाकिस्तान में बहुत सारी पार्टीज़ मौजूद हैं। ऑफिशियल रिलीजन की बात करें तो ऑफिशियल रिलीजन इसका इस्लाम है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कॉन्फ्रेंस ऑफ रूलर्स की, कॉन्फ्रेंस होती है 9 स्टेट्स के रूलर्स इसके अंदर मौजूद होते हैं जो कि अपना एक सुल्तान सेलेक्ट करते हैं। और अगर हम देखें अमेंडमेंट की तो अमेंडमेंट इसमें थोड़ी रिजिड होती है, 2/3 मेजोरिटी के साथ उसे पास कराना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट आ जाएँ अपने किंग की तरफ। किंग क्या है? बेसिकली किंग को हम बोलते हैं सुल्तान, और जो सुल्तान है वो सुप्रीम हेड होता है। और यहाँ पे भी सुल्तान वही है जिस तरह चाइना में था। ये सिर्फ और सिर्फ सिंबॉलिक फिगर होता है, इसका कोई प्रोमिनेंट किरदार नहीं होता। फिर इलेक्शंस की अगर हम बात करें, कॉन्फ्रेंस ऑफ रूलर्स आर 9, यानी कि 9 सुल्तान होते हैं। मैंने ये बात पहले भी क्लियर की थी कि 9 सुल्तान होते हैं, वो आपस में नॉमिनीज़ होती हैं, और जब मेजोरिटी वोट के साथ जो आता है उसको फाइनल जो है सुल्तान बना दिया जाता है, यानी कि प्रेसिडेंट या किंग बना दिया जाता है। फिर अगर हम आगे इसकी पावर एंड फंक्शंस की बात करें सुल्तान की, तो एग्जेक्टिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी तमाम तर पावर्स किसके पास होती हैं? सुल्तान के पास। ये हेड ऑफ द स्टेट होता है, ये अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को। और फिर नेक्स्ट क्या करता है? ये विद द हेल्प ऑफ प्राइम मिनिस्टर ये कैबिनेट के बंदे जो होते हैं, मिनिस्ट्रीज जो होती हैं, उनको सेलेक्ट करता है और उनकी अपॉइंटमेंट्स करता है। फर्दर अगर हम देखें इसका, तो ये कमांडर होता है आर्म फोर्सेस का, और ये अपॉइंट करता है एम्बेसडर्स को, यानी कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे हम अफेयर्स अपने देखने हैं, अपने मामला देखने हैं, तो किस कंट्री में किस एम्बेसडर को भेजा जाएगा, तो ये तमाम तरह अपॉइंटमेंट्स कौन करता है? सुल्तान करता है। वो एम्बेसडर की तैनाती करता है और उनको एलोकेट करता है डिफरेंट कंट्रीज़। फिर अगर हम देखेंगे हाई रैंक्ड ऑफिसर्स कौन से होते हैं? ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आर्मी चीफ्स होते हैं, और जो बड़े बड़े अहदेदार होते हैं, तमाम के अपॉइंटमेंट्स कौन करता है? सुल्तान करता है। इसके अलावा इसके पास हक होता है कि वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व भी कर दे, यानी कि इस पर रिजोल्यूशन की पावर्स भी होती हैं, और ये बिल्स को पास करता है, उनको अमेंड कर सकता है, उनको रिजेक्ट भी कर सकता है, जो मलेशियन सुल्तान है। इसके अलावा ये जजेस की अपॉइंटमेंट्स करता है। पीछे हमने बात की थी कि इसके पास तीनों पावर्स होती हैं। इसके पास एग्जेक्टिव पावर भी होती हैं, इसके पास लेजिस्लेटिव पावर भी होती है, इसके पास जुडिशरी की भी पावर्स मौजूद हैं। तो ये इसकी पावर्स ही हमारे पास। अगर ज़रा सा आगे मूव करें तो हम यहाँ पे हमारे पास आते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर बेसिकली है क्या? प्राइम मिनिस्टर की जो अपॉइंटमेंट होती है वो किंग के हाथों होती है, यानी कि सुल्तान करता है अपॉइंटमेंट, और ये हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। सुल्तान जो है वो हेड ऑफ द स्टेट है, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर। और ये दीवान रुकियात और पार्लियामेंट का हेड होता है। ये गवर्नमेंट का भी हेड होता है, दीवान रुकियात का भी हेड होता है, और पार्लियामेंट का भी हेड होता है। इसके बाद हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ कैबिनेट करता है। कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स होते हैं, ये जो मेंबर्स होते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट करता है प्राइम मिनिस्टर, बट उनसे हल्फ जो लेता है, ऑथ जो लेता है, वो सुल्तान लेता है। फेडरल डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं, इसके अंदर 44 आउट ऑफ 7 सेनेटर्स सिलेक्टेड बाय हिम, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो 70 में से 44 सेनेटर्स को अपनी मर्जी से सिलेक्ट करता है। जज ऑफ द सुपीरियर कोर्ट्स, ठीक है। इसके अलावा अगर हम कॉन्फ्रेंस ऑफ सुल्तान की बात करें, वही बात आ जाती है इसकी सिलेक्शन किस तरह से होती है? 9 सुल्तान होते हैं, अपॉइंट करते हैं किंग को, यानी कि आपस में वो नॉमिनीज दे के और उसके बाद कॉन्सेंट के साथ अपॉइंट करते हैं। रिमूव कर सकते हैं किंग को, जो कि एक सिंबॉलिक फिगर होता है फेडरेशन का। आगे अगर हम इसकी पार्लियामेंट की बात करें, तो पार्लियामेंट इसका जो एमर्ज होता है 11 सितंबर 1959 को, और इसके 2 हाउसेस होते हैं, एक
सेनेट और यानी कि दीवान नगारा और दीवान रुकियात यानी कि इसका जो लोअर हाउस है। फिर दीवान नगारा की अगर हम बात करें, ये इनडायरेक्ट सिलेक्शन होती है, इसमें इलेक्शंस होते हैं जो इनडायरेक्ट होते हैं। और दीवान रुकियात की हम बात करें तो इनमें डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी टोटल सीट्स होती हैं 292, जिसमें 70 सेनेट की होती हैं और 222 लोअर हाउस की होती हैं। तो ये इसकी टोटल सीट्स थी हमारे पास। फिर हमने पहले भी देखा है कि मलेशिया जो है वो 13 स्टेट्स में डिवाइडेड है, 2 रीजन एंड 13 स्टेट्स। तो होता कुछ इस तरह से, फ्रॉम एवरी स्टेट ये 2 सीट्स जो हैं वो रिजर्व करते हैं, जो कि टोटल 26 बनती हैं। 13 स्टेट्स हैं, हर रीजन में से 2 लेंगे, हर स्टेट में से 2 लेंगे और 26 बन जाएंगी। फिर ये क्या करता है, फेडरल टेरिटरीज में से 4 और 4 में से 3 का होना लाजमी है। 40 सेनेट्स को अपॉइंट किया जाता है बाय किंग के जरिए विद द कंसेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर कुछ भी करेगा वो किंग की उसके लिए कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है। आगे अगर हम देखें दीवान रुकियात की, ये डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था जो हाई रैंक नॉमिनीज होती हैं या सिलेक्शंस होती हैं वो इनडायरेक्ट होती हैं। जो लोअर होती हैं, ये हाउस में हमारा लोअर हाउस है, तो इनकी जो सिलेक्शन होगी वो डायरेक्ट होगी। इसका टर्म की अगर हम बात करें तो 5 ईयर्स का टर्म है। अगर वोटिंग एज की बात करें तो पाकिस्तान में तो जिस तरह 18 ईयर है, यहाँ पे 21 है। और बिल पास करता है, बिल पास करने की पावर इसके पास मौजूद होती है। और उसके बाद अगर हम देखें ये चेक रखता है जुडिशरी पे एंड एग्जेक्टिव पे और गारंटी दिलाता है कि ये स्टेट को एक फेडरल टेरिटरी बनाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर हम बात करें जुडिशरी की, तो इसकी जुडिशरी जो है वो भी सुपीरियर होती है और जुडिशरी के पास भी बहुत सारे पावर एंड फंक्शंस होते हैं। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें यहाँ पे जुडिशल स्ट्रक्चर की या कोर्ट सिस्टम की, तो फेडरल कोर्ट हाईएस्ट होती हैं वहाँ पे। मलेशिया में फेडरल जो कोर्ट्स होती हैं वो हाईएस्ट होती हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का उन्हें दर्जा दिया जाता है। फिर 2 हाई कोर्ट्स बनाई जाती हैं, यानी कि जो डिवाइडेड है 2 रीजन्स में 2 कोर्ट्स बनाई जाती हैं, एक ईस्ट के लिए और एक वेस्ट के लिए। फिर एक्सट्रैक्टिव पावर्स को ये करता है, फिर लेजिस्लेटिव और फेडरल डिप्टीज की नॉमिनी। आगे अगर हम देखें पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ में होता कुछ इस तरह से है। यहाँ पे मल्टी सिस्टम है, यानी कि बहुत ज़्यादा पार्टीज़ हैं। फिर यहाँ पे मल्टी राशिज़म है, यहाँ पे नस्लें भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये करते क्या हैं, ये जब इलेक्शंस होते हैं तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, कोalition के साथ और टेबल टॉक के ज़रिए अलायंसेस के साथ मिलकर अपनी गवर्नमेंट बना देते हैं। तो इनकी आइडियोलॉजी क्या होती है, इनकी आइडियोलॉजी बेसिकली यही होती है कि ये ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करते हैं और ये जो हैं अपने मामलात को राशिज़म के अकॉर्डिंगली सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा मलेशिया था और मलेशिया का सबसे पहले हमें मैप देखा, उसके बाद हमने इसकी पार्लियामेंट को डिस्कस किया, प्राइम मिनिस्टर को डिस्कस किया, इसकी हिस्ट्री को देखा जो कि नहीं थी हमारे पास, और बेसिकली इसी चीज़ों को देखा। और फिर हमने इसके बाइकैमरल हाउसेस को देखा, हाउस सेनेट और इसके लोअर हाउस को देखा। तो ये हमारा था मलेशिया। उम्मीद है आप सबको इसकी समझ आ गई। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मिलेंगे न्यू पॉलिटिकल सिस्टम के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।